ये अंतरिम बजट होते हुए भी सरकार जो प्रायोरिटी सेक्टर्स है उस पर एम्फेसिस कंटिन्यू करेगी, जैसे डिफेंस, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ये जो सेक्टर्स हैं, जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स हम लोग बोलते हैं, उसके ऊपर जो कंटिन्यूड एम्फेसिस है वो तो जारी रहेगा ही रहेगा। कहते हैं कि गरीबी तो अब रही नहीं, तो फिर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन क्यों जा रहा है, क्यों ले रहे हैं लोग? गरीब नहीं है तो कोई मुफ्त में राशन क्यों लेगा? राष्ट्रपति वही बोलते हैं जो सरकार उनको कहलवाती है। पर आपको याद होगा 10 साल पहले जब मोदी जी अपना चुनावी कैंपेन लड़ रहे थे, उन्होंने रोजगार बनाएंगे उसकी बात कही थी, महंगाई कम करेंगे उसकी बात कही थी, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे उसकी बात कही थी, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे उसकी बात हुई थी। इन 10 सालों में इन सारी चीजों पे किसी तरीके के हमने राष्ट्रपति के भाषण में नहीं सुना। ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये सरकार नाकामयाब रही है। ये तो मोदी जी के नाम पर एक स्मारक बनाने का जो काम भाजपा कर रही है, इसको लेकर राष्ट्रपति जी को अपने भाषण में अपनी संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए थी। तो कैसा होगा आपका बजट? केंद्र सरकार कुछ ही घंटों के बाद अपना अंतरिम बजट पेश करने जा रही है संसद में। हर बार की तरह इस बार भी आम जनता को बजट से काफी उम्मीदें हैं। हो भी क्यों ना, चुनाव भी सर पर है और उम्मीदें भी। तो कैसा होगा इस बार का बजट? और यह बजट क्या 24 का भी संदेश होगा? वैसे मोदी सरकार के बजट की अब तक के दौर को देखें और समझें, 2014 से उसके आंकड़े कुछ तस्दीक करते हैं। उदाहरण के तौर पर पूर्ण बजट जो है अब तक 10 बार मोदी सरकार रख चुकी है और अंतरिम बजट जो है वो 2 बार, यानी कुल मिलाकर मोदी सरकार ने अब तक 12 बार बजट को रखा है। और भारत की विकास दर किस साल कितनी बढ़ी, इसको लेकर भी चर्चा है। यह देखिए आपके सामने 2014-15 में 7% के आसपास थी, 7.5%। फिर 2015 में यह 8% के आसपास हुई, 2016 में 8.5% के आसपास, जबकि 2017-18 में विकास दर पहुंची करीब 7% और 2018 में 6.50%, यानी कि लगभग 7% के आसपास भी यही आंकड़ा रहा था। लेकिन 2019 का आंकड़ा देखिए, यहां से कोरोना काल शुरू होता है और फिर 2020-21 में माइनस में गई और फिर उसके बाद यह अर्थव्यवस्था उभरी, 10% तक छूने का जिक्र किया और फिर 2022-23 में लगभग 7.20 और फिर उसके बाद 2023-24 में यह 7.30% रही विकास दर। यानी विकास दर ने संकेत दिए कि भारत की अर्थव्यवस्था उभरती हुई दिखाई दे रही है। मगर सिक्के का एक पहलू और है और वो है राजकोषीय घाटा। साल दर साल राजकोषीय घाटे को लेकर भी आंकड़े और उस पर होती चर्चाओं ने कई सवाल खड़े किए। उदाहरण के तौर पर खाद्य विभाग 2014-15 में 1,17,000 करोड़ के आसपास सब्सिडी दी जाती थी और 2023-24 में यह सब्सिडी बढ़ गई 1,97,000 करोड़ के आसपास। ऐसे ही राजकोषीय घाटे की अलग अलग विभाग में अलग अलग कहानी है। मगर यहां पर सवाल सिर्फ इतना है कि आखिरकार इस बजट से आम जनता को क्या मिलेगा। यह आंकड़ों का फेर
कहते हैं ना कि आंकड़े गुलाबी हैं, आम जनता को क्या चाहिए? राजकोषीय घाटा अगर 9 लाख करोड़ से ज्यादा है तो है, लेकिन आम जनता के लिए क्या है? तो कैसा होगा आपका बजट? जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी सपनों का बजट, तब उसमें दिखेगा 24 का असर। क्या 24 से पूरा होगा? 24 में सपनों का बजट, और बजट वोट की गारंटी बनेगा। और राजकोषीय घाटा जिसका जिक्र हम कर रहे थे, उसके आंकड़े भी आपके सामने हैं, अलग अलग विभाग के, और ये आंकड़े तस्दीक करते हैं कि राजकोषीय घाटे ने भी सरकार की बेचैनी बढ़ाई है। और बजट से जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जिक्र कर रही है सरकार, क्या वो सपना होगा साकार? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, लेकिन आंकड़ों के जरिए इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करें तो ये आंकड़े बताते हैं कि आखिरकार विकास दर की रफ्तार तो है, मगर क्या सिर्फ पूंजीपतियों का ही विकास हो रहा है जिसका जिक्र विपक्ष के नेता कर रहे हैं, या फिर बढ़ती विकास की दर को देखकर विपक्ष बेचैन हो रहा है? और क्या ये अंतरिम बजट 24 की तस्वीर भी पेश करेगा? क्या लोक लुभावन वादे और दावे सरकार करने वाली है, या फिर सिर्फ और सिर्फ मकसद लक्ष्य का होगा? क्योंकि सरकार पहले ही कह चुकी है कि अब की बार 400 पार, यानी दावे हैं, और दावों के इतर धरातल पर बजट की तस्दीक क्या करेगी, आज उसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जो मेहमान हिस्सा बन रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लेकिन इनकी एक पहचान और ये भी है कि अर्थशास्त्र का बेहतर ज्ञान भी रखते हैं और खुद प्रोफेसर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब आपका। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा शांत प्रकाश जाटव जी हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और सर्वेश जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और कुछ ही देर के बाद कांग्रेस का चेहरा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होगा। लेकिन सबसे पहले प्रोफेसर साहब, क्या लगता है आपको कैसा होने वाला है बजट 2024? समझ रहे हैं 24 मोदी है तो मुमकिन है, बीजेपी वाले कह रहे हैं, तो कुछ बड़ा हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मोदी है तो मुमकिन है। इस देश के नौजवानों ने आदरणीय मोदी जी की गारंटी पर ही वोट देने का काम करा था 2014 में, जब उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी आएगी। इस देश के किसानों ने भी आदरणीय मोदी जी की गारंटी पर वोट दिया था, जब उन्होंने कहा था कि आय दुगनी होगी। इस देश के लोगों ने 140 करोड़ लोगों ने वोट देने का काम करा, जब उन्होंने कहा था कि काला धन वापस आएगा। इस देश के महिलाओं को कहा गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये स्लोगन के साथ और बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार भाजपा सरकार, इन नारों के साथ 140 करोड़ के लोगों ने इस माननीय प्रधानमंत्री जी को वोट देने का काम करा। अब मैं आ जाता हूँ एक एक करके विषय पर कि उनका हल क्या क्या हुआ। किसानों की आय तो दुगनी तो नहीं हुई, लेकिन इस सरकार में आदरणीय मोदी जी और इनके डबल इंजन की सरकार में उनको आतंकवादी और खालिस्तानी कहने का काम प्रथम बार इस देश की सरकार ने करा है। 800 किसान मारे गए, 3 काले कानून की स्थिति जस की तस बनी हुई है जो वापस लिए थे। इसके साथ साथ अब गृह राज्य मंत्री का बेटा ही निकाल जाता है किसानों की हत्या के लिए। अब आवश्यकता नहीं पड़ती। आप तो ये बातें कर रहे हैं, लेकिन अर्थशास्त्र तो आंकड़ों से चलता है ना सर। ये दावा किया जा रहा है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, और आप इसमें मेन मिक निकाल रहे हैं। मैं तो आपको थोड़ा सा, जितने हमारे साथी बैठे पैनलिस्ट बैठे हैं, उनको वो वादों को याद दिलाने काम कर रहा था, जिसको लेके सरकार को वोट दिया था, लेकिन अब सरकार से मुंह भंग हो गया। आपको लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है? मतलब बजट है तो कुछ उम्मीदें तो है ही, और चुनावी साल भी है, लगता है कुछ होगा बड़ा? जब मैं देश की स्थिति को देखता हूँ कि 5 किलो अनाज के लिए करोड़ों लोग उस पर डिपेंडेंट है, तो क्या हमारी अर्थव्यवस्था की हालत है बताने को बहुत काफी है।
कोरोना काल भी चला गया, उसके बाद आज 2-3 साल ऊपर हो गए, तो निश्चित तौर पे हालत क्या है, आंकड़ों की गुलाबी, आप अभी आंकड़ों की बात कर रहे थे, हाँ। ये भी देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की बाजीगरी है आंकड़ों को खेलने में। शांत प्रकाश यादव लेकिन जी, एक मिनट। प्रकाश सर कैसे हैं आप? जी धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। सर चुनावी साल है तो बजट से उम्मीदें भी होंगी, तो लोक लुभावन होगा बजट, अंतरिम बजट मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, कल जिस प्रकार से अंतरिम बजट हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी रखने वाली हैं, और ये चूंकि अंतरिम बजट है, इससे पहले 6 मरतबा वो बजट रख चुकी हैं, और देश की प्रगति में वो बजट जो है वो बेहतर रूप से इस्तेमाल किया गया। फोकस चुनाव पर ही होगा ना जो सर? है जीएसटी का संग्रह किया गया, और इतना अच्छा संग्रह हुआ कि वो पैसा जो हमने जो कर के रूप में इकट्ठा किया, उस पैसे को अब आगे जो अगला जो बजट है उसमें हम समझते हैं कि मुझे लगता है कि बजट में और पैसा बढ़ने वाला है। नहीं, चुनाव पर ही फोकस होगा ना सर पूरा, लगता है ना आपको? नहीं, देश की जनता और देश को प्रगति देने के लिए ये बजट रखा जा रहा लेकिन है। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ जो है सपने दिखाएंगे इस बजट में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं, हमने सपने दिखाए नहीं, हमने सपने साकार किए हैं। और प्रोफेसर साहब जिस अभी दुनिया में जी रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इनको इस चीज का अनुभव हो पा रहा है, या अनुभव होने के बावजूद भी ये इस चीज को नहीं बोल पा रहे हैं। जिस तरीके से देश ने पिछले 2014 से आज तक जो प्रगति की है, आज हम टीवी इस पे चैनल पर बैठ करके, घर से बैठ करके जो है ना काम कर रहे हैं, कितनी ईमानदारी के साथ में हर क्षेत्र में काम हुआ है, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है। ये 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त अनाज मिलने की बात, उससे बेचैन हो रहे हैं। अरे ये तो सरकार की जिम्मेवारी है कि जो है प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आदित्य पासवान जी भी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस का चेहरा करे। हाँ प्रोफेसर साहब वो कह रहे हैं आप लोग सिर्फ विपक्ष के चश्मे से देखते हैं, देश की विकास आपको दिखाई नहीं देता। देखिए, मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं, मुझे लगता है उनको मेघालय में बेटी के दर्द से दर्द नहीं है। अगर उनको मेघालय की बेटी के दर्द होता तो वो बोलते हमारी सरकार फेल हुई है। अगर उनको पहलवान बेटियों के दर्द से दर्द होता तो वो बोलते हमारी सरकार फेल हुई है। अगर उन्हें हाथरस की दलित बेटी को जिंदा जलाने का दर्द होता तो वो बोलते ये सरकार फेल हुई है। अगर वो कानपुर में माँ बेटी को प्रशासन द्वारा हत्या को दर्द होता तो वो बोलते हमारी सरकार फेल हुई है। और अभी भी बीएचयू में क्या हुआ, बीएचयू में इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ता, एक लड़की का नहीं प्रोफेसर साहब, आप आज विषय बजट है, बजट मैं कह रहा हूँ सरकार का फेलियर मैं इतना कहना चाहता हूँ। वो तो सर 364 दिन होता ही है, एक दिन बजट को भी देना चाहिए ना। एक मिनट आदित्य पासवान जी, तो अंतरिम बजट सरकार एक बार फिर से लेकर आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि कुछ बड़ा होगा या फिर लक्ष्य वो जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला है? नहीं, अभी मैं अभी सारे पैनलिस्ट को सुन रहा था, और हमारे भाजपा के जो अभिभावक के लिए बैठे हुए हैं उनकी बातों को भी सुने मैंने। तो ये सरकार जो है 365 दिन 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है, तो जो भी काम करती है वो चुनाव को देखते करती रहती है। और दुख और अफसोस की बात कि आज देश में जो महंगाई कम करने की जगह उसको मतलब आप छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा आंकड़ों के माध्यम से इन सब चीजों को छुपाने का प्रयास की रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर 80 करोड़ लोगों को अगर आप मुफ्त आप दीजिएगा तो ये देश के लिए चाहिए की बात। और आप देखिए महंगाई जो जिसे आज हर घर ले रहा है वो दूर नहीं हो पा रही है, तो सरकार कर क्या रही है? तो ये बजट से पिछले 9 वर्षों में जैसे मुझे सुनने को मिला अभी कि आम जनमानस को इस प्रकार से बहुत उम्मीद रहती है। तो उम्मीद तो 2014 से शुरू हुई थी और अभी 2024 आ गया। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से उनके उम्मीदों पे पानी फिरा है। तो मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि पूरा देश किस तरह से, अब राजनीतिक चर्चा और विषयों पर करेंगे हम लोग तो वो अलग हो जाएगी, लेकिन चूंकि बजट पर आज हम चर्चा कर रहे हैं तो महंगाई मुख्य मुद्दा होना चाहिए कि किस तरह से 50 रुपए का सरसों का तेल आज 200 रुपए में है। आम आदमी कितना मजबूर हो जाता है वो 200 रुपए भी
खर्च करने में। किस तरह से जो पेट्रोल जो 50 रुपए थे आज वो सेंचुरी पार कर चुका है। तो आप देखिए, और उससे वो ये सब चीजें जो ना सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो महंगाई को कम करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। आप यहाँ दावा किया जा रहा है कि सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है, आप कह रहे हैं कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। तो 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त में राशन दे रहे हैं और अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये तो देश के लिए शर्म की बात है। सरकार को रोजगार की तरफ, फिर सर्वेश्वर जी आपके पास आ रहा हूं। जितने ज्यादा औद्योगिकरण होगा छोटे छोटे सब सारे राज्यों में, महंगाई हम इतना विकास कर रहे हैं तो 80 करोड़ लोग कौन है जिसे हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं? तो ये तो सरकार को जवाब देना होगा। एक मिनट आदित्य जी, सरकार से ही पूछ रहा हूं सर, आप जब सरकार में होंगे आपसे भी पूछूंगा। एक मिनट रुकिए ना, आपने सवाल उठाया, आप जवाब ले लीजिए। प्रकाश जी, वो 80 करोड़ लोग कौन है जिन्हें मुफ्त में राशन दिया जा रहा है? देखिए, जो इस वक्त में 80 करोड़ लोग वो हैं हाँ। जिनके पास पैसा है, मतलब वो कमा पा रहे हैं, मगर चूंकि वो परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता है उनका कमाने का, देहातों में रहते हैं, या कुछ बुजुर्ग जिस तरीके से हैं वो उनके पास में सीधे तौर पर आय नहीं होती है। तो इस कारण से उन लोगों को सुरक्षित रखना और उन लोगों तक भोजन पहुंचाना, सर हम पूरे देश में फ्री राशन दे रहे हैं ना, मैं तभी आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं ये किसी एक वर्ग विशेष के लिए तो है नहीं, 80 करोड़ आबादी। हाँ, हर एक जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, जरूरतमंद है, उनको सबको दिया जाएगा। अच्छा, तो मतलब अभी तक जो है लोग गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकले, राइट? ये गरीबी रेखा का आकलन नहीं है, ये सरकार की जिम्मेवारी है। किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में सरकार की जिम्मेदारी है या वोट की गारंटी है? नहीं, ये सरकार की जिम्मेवारी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। सर, देश में 141वें नंबर पर प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम हैं। मेरी बात सुन लें। प्रति व्यक्ति आय जो है वो बता रहा हूँ मैं आपको, 2007 की बात बता रहा हूँ, जिस वक्त में मैं सिकंदरा राव की एक घटना है, एक परिवार में 7 लोग जो है उन्होंने आत्महत्या की, और सभी लोग, जिसमें 3 साल का बच्चा भी था और 60 साल के बुजुर्ग भी, उन सब लोगों का जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें एक दाना उनके पेट में अन्न का नहीं था। तो स्थिति ऐसा होती है कि परिस्थितियां कई बार ऐसी होती हैं कि कहीं रोजगार नहीं मिला, किसी प्रकार की दिहाड़ी नहीं बनी, तो भोजन की परेशानी हो जाती है। तो ऐसे में उन लोगों को भोजन पहुंचाना ये हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी है। प्रकाश सर, यानी आप मान रहे हो कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है? बेरोजगारी नहीं है। हाँ। बेरोजगारी देखिए, कई ऐसे लोग होते हैं, कई बच्चे हैं, कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास में भोजन नहीं पहुंच पा रहा। हर आदमी को रोजगार नहीं है, हर रोजगार है देश में, मगर भोजन सबसे पहले। देखिए, अगर आंकड़े गलत दूंगा तो आप करेक्ट कर दीजिएगा। आंकड़े नहीं, मेरी बात सुने पहले। नहीं सर, आप तो आंकड़े देते हैं ना मेरी बात को। देश में अगर एक परिवार में कोई व्यक्ति कमा रहा है और वो उसका वो व्यवस्था पूरे घर तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उन लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार की जिम्मेवारी है प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम है कि नहीं सर? पूरी दुनिया में 141वें नंबर पर है प्रति व्यक्ति आय के मामले में। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बिल्कुल, ये आंकड़े अपने समझ में नहीं आते। भारत में आज की डेट में दुनिया की सारी बेहतरीन कारें जिनके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं की, वो सब भारत में बन रही हैं। सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में उतर चुका है। लेकिन 5% भारतीयों के पास स्ट्रक्चरली जो है, इकोनॉमिकली जो है, वो अपने आप को मजबूत कर रहा है और देश में, दुनिया में ये दिखा भी रहा है। आपको मालूम है कि आज से 5 साल पहले जो है ना, देश में मोबाइल जो है हमारे 100% हम विदेशों से मेक इन इंडिया और किया करते थे। आज हम दुनिया में 2nd नंबर के निर्यातक देश बन चुके हैं, बना करके मैन्युफैक्चर करके बेचने वाले। लेकिन आपने कहा कि एक आंकड़े ये भी है कि 5% भारतीयों के पास देश की कुल 60% संपत्ति है और 50% के पास महज 3% की संपत्ति। 3%, 50%। ये सारी स्थितियां एक दिन में नहीं बनी, पिछले 10 साल में नहीं बनी। तो यानी आप मानते हैं ना कि अमीर और गरीब की खाई तो है? बनी हुई है, कांग्रेस इसको पुष्ट करती रही है। कांग्रेस से भ्रष्टाचार में लगातार तृप्त रही और वो लूट मचाती रही। आज हम लोग जो है वो भ्रष्टाचार को खत्म करके और उस व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने जा रहे हैं। आज हम दुनिया के बेहतर से बेहतर उत्पाद जो है भारत में बना रहे हैं, मेक इन इंडिया कंसेप्ट के तहत। तो आज आप फिर वो कौन है जो 5% लोग हैं जिनके पास देश की कुल 60% संपत्ति है? वो 5% है कौन फिर? और वो
60% लोग ऐसे कौन से हैं जिनके पास सिर्फ जो है 3% संपत्ति बचती है? वो भी तो हमारे देश का हिस्सा है सर। सिक्के के दोनों पहलू हैं। सर्वेश्वर जी, तो कैसा होगा बजट, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन यह तय है कि एक उदाहरण पेश किया जाएगा 24 के लिहाज से, और इस मामले में सरकार का कोई सानी नहीं है। और अब पीएम तो वैसे भी कह रहे हैं कि राम राम, राम राम से शुरू और राम राम पर खत्म। देखिए तिलक जी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है या हमारे पैनलिस्ट में बैठे हुए हैं पॉलिटिकल पार्टी के जो भी प्रवक्ता हैं जी, वो सब अपनी अपनी तरीके से रह सकते हैं। हम ये मानते हैं महंगाई है, बेरोजगारी भी है, लेकिन जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पिछले 10 सालों में हुआ है, देखिए हमारे देश के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी थे। उनकी जो क्वालिफिकेशन थी, एक अर्थशास्त्री थे, पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, उसके बाद वित्त मंत्री बने देश के, और फिर देश के प्रधानमंत्री बने। 2004 से 14 तक की जो इकोनॉमिक की स्थिति थी, हम देश को अगर डेवलप बनाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान क्या होता है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। अगर कल कारखाने लगाने हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या है। आप देख लीजिए कि 50,000 किलोमीटर से ऊपर का जो है रोड का निर्माण उनके समय में हुआ। आज लाखों किलोमीटर नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेस वे बने हैं। तो ये क्या प्रगति में ये सहायक नहीं हुआ है? ये जो नेशनल एक्सप्रेस वे, हाईवेज बने, क्या इसमें लोगों को रोजगार नहीं मिला? ये केवल क्या मशीनरी से हुई हो गई? दूसरी बात की अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, इसमें देखिए कोई गुरेज नहीं है। जहां पे जो गड़बड़ है उसको भी सही बोलना चाहिए, और जो अच्छाई हो रही है देश में, भारत सबसे बड़ा मोबाइल बनाने का अब कंपनी बनने जा रहा है, देश बनने जा रहा है। जहां हम आप बने बैठे हैं, चैनल है, वहीं पे सबसे बड़ा सैमसंग की मोबाइल की फैक्ट्री लगी थी। उसके उद्घाटन में मैं भी गया था, एज अ जर्नलिस्ट इन्वाइटेड था। रविशंकर प्रसाद जी आए थे उसका इनॉग्रेशन करने। दूसरी बात देख लीजिए, माननीय पी चिदम्बरम जी उस समय वित्त मंत्री थे। अभी जो यूपीआई आईडी, अभी अभी फ्रांस का राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री यूपीआई आईडी से पेमेंट करके चाय पिए थे। वित्त मंत्री जो थे हमारे पी चिदम्बरम जी, उसका पार्लियामेंट में, बड़ी पार्लियामेंट में मजाक उड़ाया था कि क्या जो सब्जी वेंडर्स है, ये है, वो अपने पास पीओएस मशीन रखेंगे, ये करेंगे। आप अंदाजा लगाइए, हम बाहर की कंपनियों का वीजा हो, मैस्ट्रो कार्ड हो, मास्टर कार्ड हो, उसको कितने पैसे देते थे। आज अगर हमारा रुपे कार्ड और ये जो यूपीआई ग्लोबली जा रहा है, सिंगापुर, बाकी के अरब कंट्रीज में ये प्रचलन शुरू हो गया, हम वहां पे यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या इकोनॉमी को बूस्ट करने और रोजगार उपलब्ध कराने का नहीं है? माननीय मनमोहन सिंह जी जब थे देश के प्रधानमंत्री, एक इकोनॉमिस्ट, उस समय कितने स्टार्टअप थे। आदित्य पासवान जी, क्विक रिएक्शन, ये बड़ी बात कह रहे हैं सर्वेश्वर जी। एक मिनट, आप ही की बात को लेकर जा रहा हूं सर्वेश्वर जी। 2 मिनट मेरे को बोलने दीजिए, फिर आप काउंटर क्वेश्चन करिएगा। 25 मिनट तक मैं चुपचाप बैठा था आपके डिबेट। 30 सेकंड और दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं मानता हूं 2014 में जब यूपीए सरकार छोड़ के गई, उस समय पेट्रोल डीजल का प्राइस क्या था? 70 रुपए के आसपास पेट्रोल था, डीजल वही 55 के आसपास थी कि नहीं थी? और आज जहां हम बैठे हैं 90, 95 और जो है, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को आप देखिए। महंगाई है, नहीं कोई बात नहीं, 900 रुपए उस समय भी सिलेंडर दिया जा रहा था, भले गवर्नमेंट ने 1100 से घटा के अभी 900 किया है, किया तो है ना। यहाँ पे सबसे बड़ी देखने की बात है कि ठीक है भैया, देश में विकास किस रफ्तार से हो रही है। आप अपने साथ अपने देश को आगे ले जाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। ये बातों ही बातें नहीं कि ये हो गया, वो हो गया। अरे भैया, जिस देश में विकास हो रहा, आज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में हम अग्रणी बनने जा रहे हैं, क्या वो नहीं है? जो फॉसिल फ्यूल, जो हमारी एनर्जी है, सोलर पावर का हम सबसे बड़ा वो बनने जा रहे हैं। ये क्या देश के विकास में नहीं? बिल्कुल सर्वेश्वर जी, एक मिनट। आदित्य पासवान जी और प्रोफेसर साहब, जितनी बात मैं समझ पाया, सर्वेश्वर जी ये कह रहे हैं कि सही को सही और गलत को गलत बोलिए। 1 लाख अगर सेटअप लगाए जाते हैं तो ये भी तो विकास का पैमाना है ना। वहां क्या रोजगार नहीं मिलते क्या उससे? ये जवाब दीजिए आदित्य पासवान जी। पहले आप, प्रोफेसर साहब, यही सवाल आपसे।
चाहे मनमोहन सिंह की सरकार थी, चाहे मोदी जी की सरकार, सरकारी जॉब है कितने भारतवर्ष में? तो 1 करोड़ का अगर उन्होंने बोला था 2 करोड़ का, तो भैया सारे कुछ को मिला के बोला गया था। ये नहीं ठीक, आदित्य पासवान जी जवाब दीजिए। हो जाएंगे। ठीक है, वही आपका ये अपना व्यू है, लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो होता है वो समय के साथ इन्वॉल्व करके वो आगे बढ़ता जाता है। तब 2004 से 14 की जब यूपीए की सरकार थी, तो उस समय जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी थी, जो चीजें इंडिया में आनी चाहिए थी वो आई। अभी फिर एडवांसमेंट हुआ, फिर उसके आगे आज जैसे बताया आपने कि सैमसंग की बनी, तो वो सब होता रहेगा। वो अच्छी बात है, देश आगे बढ़ेगा, औद्योगिकरण होगा, बढ़ेगा आगे, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, वो होना भी चाहिए। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं बजट पर और महंगाई पर, तो क्या इससे महंगाई पे असर पड़ा, महंगाई कमी, या रोजगार जो होता है वो हमारे गांव तक पहुंच पाया, जो गरीबी थी वो कम हुई क्या? क्यों 80 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त राशन देना पड़ रहा है? महंगाई जो कम नहीं, भारत सरकार ने स्किल इंडिया शुरू किया। स्किल इंडिया इज ए बिग फ्लॉप, सभी जानते हैं। जो हमारा गांव है वहां तक स्किल पहुंच नहीं पाया, तो हमारा गांव अभी वहीं खड़ा है। समय के साथ तो जरूर एडवांसमेंट होता है, टेक्नोलॉजी आती है, नई नई चीजें आती हैं, डेफिनेटली। मैं प्लीज अपने साउंड सहयोगी को कहूंगा कि ये फोन डिस्कनेक्ट हो गया, उसका ऑडियो प्लीज नीचे कर दे। प्लीज अपनी बात रखिए। वो हमेशा होते रहेगा, लेकिन यहाँ पॉइंट ये है कि कब तक आप आंकड़ों के हिसाब से आंकड़ों का खेल खेलते रहेंगे? लेकिन एक वही कह रहे हैं ना सर्वेश्वर जी, तो भाई जो 1 लाख स्टार्टअप लगाए गए हैं, तो फिर वो कौन लोग हैं? नहीं, मैं अगर 1 लाख स्टार्टअप लगाए गए हैं तो महंगाई कम हो जाना चाहिए था, और महंगाई कम हो जानी चाहिए थी, और गरीबी जो मुफ्त राशन दिया सर, जा रहा है। आपके पास सिर्फ एक, आपको लगता है कि महंगाई अगर एक बहुत बड़ा मुद्दा है तो जनता फिर महंगाई के नाम पर वोट क्यों नहीं देती आपको? नहीं, कहां वोट नहीं देती हमें? भारतीय जनता पार्टी को 36% वोट मिले, बाकी वोट का डिवीजन हो गया, ठीक है, हम उस चीज को मानते हैं। 3 राज्यों में जो चुनाव के नतीजे आए वो तो आपके खिलाफ है ना, वहां पे भी आपने बताया होगा कि जनता में महंगाई मुद्दा है, तो फिर जनता ने फिर इनको वोट क्यों दिए? अभी तो देखिए चीजें बहुत तेजी से बदली हैं। अब देश समझ चुका है कि जो इन्होंने वादा किया, जो इन्होंने बोला, वो होता हुआ दिख नहीं रहा है। हमारा देश, हमारा गांव में बसता है ये, और गांव का जब तक विकास नहीं होगा तब तक आपका देश का विकास नहीं हो सकता है। यानी 60 साल में आपके राज में गांव का विकास नहीं हुआ? भाई मैं क्या कह रहा हूं कि महंगाई अगर कम होता दिख रहा है कि आपको? महंगाई तो कम होता हुआ नहीं दिख रहा। मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूं सर, अगर महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है तो जनता ने आपको 3 चुनावों में वोट क्यों नहीं दिया? आपको क्यों फिर विपक्ष में बिठा दिया? तो ठीक है ना, हमें अगर विपक्ष से बिठाया, इनको मौका दिया, तो इनको वो करना चाहिए था ना। सर मैं तो आपसे कह रहा हूं, तो इसका मतलब महंगाई अगर मुद्दा है तो जनता को तो आपको वोट देना चाहिए था। मैं तो वो बोल रहा हूँ, ठीक है, जनता ने इन्हें वोट दिया, हाँ। लेकिन अब तो 2024 आ रहा है ना, अब जनता का मूड क्या बनता है, किधर जाता है, वो तो देखेंगे हम लोग कि किस तरह से देश आज महंगाई के कारण और भी जो राजनीतिक स्थितियां जो देश में बनी हुई है, किस तरह से हमारा देश परेशान है। तो ये तो जनता के दरबार में हम सभी जाएंगे, इसका फैसला 2024 में होगा। आज जो बहस का मुद्दा है वो महंगाई का मुद्दा है, बजट का मुद्दा है। यानी आप, हाँ ठीक है, आपके लिए महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जनता की नजर में है या नहीं वो एक सवाल है। खैर कोई बात नहीं। अब प्रोफेसर साहब जो बात वो कह रहे थे उसका प्लीज जल्दी से जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर सही को सही बोलिए, गलत को गलत। अगर सड़क बनाने के पैमाने पर, रोजगार देने के पैमाने पर नौकरी अलग है और रोजगार अलग है, उसी का जिक्र कर दे सर्वेश्वर जी, प्लीज जल्दी से जवाब दीजिए। फिर एक बहुत बड़ी खबर। मैं 1 मिनट टाइम लूंगा आपसे इस पर। आपने हमारे साथी से पूछा था, वो जवाब बहुत जरूरी है जी। आपने कहा था कि आप अगर आप सही है और आप सही मुद्दे उठा रहे तो आपको वोट क्यों नहीं मिल रहा। मैं आपको बहुत आपकी जानकारी को दुरुस्त कर दूं, कांग्रेस को 10 लाख वोट इन चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मिला है। आप आंकड़े सर, मैंने इस मुद्दे को अलग से चर्चा की है, इस मुद्दे पर, लेकिन विषय सीधे तौर पर यही है कि सर वोट प्रतिशत के हिसाब से अगर सरकारें चुनी जाती तो फिर अलग मसला होता ना। आप जानते हैं खेल नंबर का होता है। आप पहले विषय तो आपको क्लियर हो गया कि जनता वोट कर रही है, ऐसा नहीं कि वोट ने हमें भी गोची में वोट करने का काम करा। पूरी सरकार लगी, मुख्यमंत्री लगे, उप मुख्यमंत्री लगे, मंत्री लगे, देश के एमएलए लड़े, एमपी लड़े, लेकिन क्या हुआ? समाजवादी पार्टी को वोट दिया, हमको भी दिया। जनता दे रही है वोट, ऐसा नहीं समझ नहीं रही है, समझ रही है। और आ जाता हूं मैं आपके प्रश्न पर। मैं आपको बताना चाहता हूं स्मार्ट सिटी को बात किसने करी थी? भारतीय जनता पार्टी ने करी थी। कोई स्मार्ट सिटी बना नहीं, बन पाया। क्यूटो बनाने की बात किसने करी थी? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया। क्या
देश में कहीं क्यों बनाई दिया आपको? निश्चित तौर पे नहीं दिखाई दिया। निश्चित तौर पे जो इनके जुमले हैं यही 2024 में इनका सूर्यास्त करने के लिए काफी है। सर्वेश्वर जी जल्दी से देखिए, ये बोले कि स्मार्ट सिटी में तिलक जी सबसे बड़ी चीज की क्या जरूरत होती है? वो होती है कि आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो। या तो प्राइम मिनिस्टर जो ग्रामीण सड़क योजना के तहत आप गांव गांव तक रोड पहुंचाओ। ये प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना केवल मोदी जी ने नहीं शुरू किया, ये मनमोहन सिंह जी के समय में था और उससे पहले की सरकार वाजपेयी जी के समय में भी था। आप तो रोड का नेटवर्क आप देख लो। दूसरा है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप कर रहे हो सिटीज में। इतने सालों से जो चीज नहीं हो रहा है उसको करने में समय लगेगा।